नमस्कार दोस्तों, मैं आपका केंद्रीय बजट समीक्षा के इस 5वें सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले 4 सत्र में मैंने इस पर कुछ मुद्दों पर चर्चा की। जैसे पहले सत्र में मैंने इस बजट के आंकड़े दिए आपको और कुछ अपने रिएक्शन दिए, जो कि बहुत सामान्य तरीके के थे, डिटेल में नहीं थे। दूसरे सत्र में मैंने इंडियन रेलवे के ऊपर अपने कमेंट्स दिए कि इंडियन रेलवे को कितना पैसा मिला है, क्या है और रेलवे का महत्व क्या है। तीसरे सत्र में हमने ग्रामीण विकास पे बात की, क्योंकि हमारे गांव, हमारा ग्रामीण क्षेत्र हमारे देश की एक रीढ़ है। काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं और कृषि पर निर्भर हैं। और चौथे सत्र में मैंने अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास की बात की। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं, उनकी क्या हालत है, उनको क्या चाहिए और बजट उनको क्या दे रहा है, इस पर हमने आपसे चर्चा की। आज इस 5वें सत्र में मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस देश की बहुत बड़ी एक समस्या है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूं। दोस्तों, वो समस्या है बेरोजगारी और उसकी वजह से पैदा होने वाली गरीबी और आर्थिक विषमता, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, उसके वजह से जो पॉवर्टी की समस्या पैदा हो रही है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी जो हो रही है देश में, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों, आज मेरा मुद्दा ये है कि हमारे देश में बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक विषमता की जो समस्या है, इस संदर्भ में इस बजट में क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है, क्या दिया जा सकता था, क्या दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं बजट में क्या है इस पर जाऊं और चर्चा करूं कि वो कहां तक सही है, गलत है, हमको संदर्भ जानना चाहिए। अपनी समस्या के डायमेंशन को भी समझना चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या कहां तक है, क्या उसकी संरचना है, गरीबी की क्या संरचना है, आर्थिक विषमता की क्या संरचना है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए था और क्या किया गया है। दोस्तों, बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई करने को नियमित ऐसा काम नहीं है जिससे हम कुछ कमा सकें। इसका ये मतलब नहीं कि हमको नौकरी मिले तभी हम बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। अगर हमारे पास कोई धंधा हम कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है जिससे हमको कोई इनकम आ रही है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं और हो सकता है कि हमको नौकरी की ज़रूरत ही ना हो। हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, रेंट से पैसा आ रहा है, शेयर मार्केट में लगा रखा उससे पैसा आ रहा है, अब बैठ के खा रहे हैं, तो हमको किसी नौकरी की ज़रूरत क्या है। तो अगर हम बेरोजगार भी हैं, कोई काम भी नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको गरीब नहीं कहा जाएगा। लेकिन गरीब वो आदमी होता है जो अपनी बेसिक नीड्स, मूल जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। एक न्यूनतम कैलोरी उसको चाहिए जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। कुछ कपड़े उसके पास चाहिए अपने बदन को ढकने के लिए, और रहने के लिए एक छत चाहिए अपने ऊपर। एक कमरा सही, 2 कमरा, 3 कमरा चाहिए उसके पास। जो आदमी इस जरूरत को पूरा करने की स्थिति में ना हो, उसे गरीब कहा जाएगा। गरीबी की तमाम परिभाषाएं वर्ल्ड बैंक ने और तमाम लोग देते हैं, $1, $2 पर डे, $1.5 पर डे। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मात्र मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आदमी एक गरिमामय जीवन नहीं जी सकता, उसके साधन उसके पास नहीं हैं, उसको हम गरीब बोलेंगे। अब आ जाइए, हमारी प्रोफाइल क्या है देश की। जैसा कि हमने पहले अपने कई वीडियो में मैं इस बात को बता चुका हूं कि हमारे देश में जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, उसमें से मात्र 10% या उससे भी कम लोग फार्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, नियमित कुछ वेतन पा रहे हैं। बाकी 90% इनफॉर्मल सेक्टर में या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह का कोई भरोसा नहीं है। किसी को 7,000 मिल रहा है, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, इस तरह का उनको सैलरी मिलती है। आप किसी भी गांव में चले जाइए
तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कृषि पर आधारित हैं। अगर खेती में काम नहीं है उस समय तो वो खाली बैठे हुए हैं, वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। कुछ दिन काम मिलता है, कुछ दिन नहीं मिलता है। आप शहर में चले जाइए, कुछ ऐसे चौराहे हैं जहाँ लोग कुदाल फावड़ा और ले करके, एक बाजार लगता है वहाँ पे लेबर का। आपको घर बनवाने के लिए लेबर चाहिए और किसी काम के लिए लेबर चाहिए, आप वहाँ जाइए और वहाँ से लेबर लेके आइए। उन लोगों को प्रतिदिन 350 400 जैसा एरिया के अनुसार पर डे का आप मजदूरी देते हो। और जरूरी नहीं कि उनको महीने में 30 दिन है तो 30 दिन मजदूरी मिल जाए, हो सकता है 10 दिन मिले, हो सके 15 दिन मिले। तो उनकी भी अगर आप इनकम देखेंगे तो मुश्किल से 3,000 4,000 5,000 6,000 तक महीने में हो पाती है। अब जिस आदमी की आय 7,000 8,000 10,000 5,000 है, वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा और क्या प्रॉपर्टी जनरेट करेगा, कैसे मकान बना पाएगा वो। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि ये हमारी आर्थिक जो विषमता है, इसमें दिखता है साफ साफ। अगर हम बात करें कि जो हमारे देश में वेल्थ है या जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो लगभग 1% लोगों के पास, जो टॉप के लोग हैं, 40% वेल्थ है किसी रूप में हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, शेयर हो या कैश हो, जो भी हो, 40%। और अगर इस संख्या को थोड़ा और बढ़ाएं, टॉप 5% को देखें तो 62% लोगों के पास 62% वेल्थ उनका है, यानी 2/3 उनके पास है। और अगर थोड़ा सा नीचे आए, 10% पे ले जाएं, जिसको हमने बोला फार्मल सेक्टर के लोग हैं, तो उनके पास 72% है, यानी लगभग 3/4 वेल्थ उनके पास है। अब जो 90% लोग बच गए, उनके पास 1/4 वेल्थ है, वो इस तरह के लोग हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोई आदमी अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता है। बजट में तमाम तरह की घोषणाएं होती हैं। कुछ लोगों को फ्री राशन दे दिया जाता है खाने को, कुछ फ्री गैस मिल जाती है, कभी फ्री में कुछ और मिल गया, तो उनका थोड़ा 1-2 दिन का काम चल गया। लेकिन प्रॉपर्टी बनाने के लिए कुछ सेविंग चाहिए, तब प्रॉपर्टी बनेगी, तब आप लोन ले सकते हो, तब उसको लौटा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी आप कंपनी में चले जाओ तो उसका जो जीएम होगा, ऊपर वाला, उसको हो सकता है कि पर मंथ 2 लाख की सैलरी दी जा रही हो। और वहीं अगर साफ फ्लोर पे चले जाइए फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री वर्कर को हो सकता है 15-20 हज़ार रुपये मिलने में महीने के। तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी वो इस पर निर्भर करेगा कि आपकी क्षमता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, क्या आप कर सकते हो। उस पर आपको नौकरी मिलती है और उसी पे आपकी सैलरी तय होती है। तो दोस्तों, अगर बेरोजगारी की जो समस्या है, जो अभी करीब 10% के करीब लोग बेरोजगार आंकड़े आते हैं, सही या गलत जो भी है, 10% लोग कहते हैं कि बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम करने को नहीं है, वो काम खोज रहे हैं, उनको काम मिल नहीं रहा है। और साथ में जो लोग नौकरी देने वाले हैं, वो उनका ये भी कहना है कि जो लोग पढ़ के निकल रहे हैं वो नौकरी देने लायक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो गुण और क्वालिटीज़ नहीं है जो एक नौकरी में चाहिए, नौकरी को अच्छी तरह करने के लिए चाहिए। अब हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो कर क्या रहे हैं। प्रथम एक एनजीओ है जो कि आए दिन एक रिपोर्ट लाता है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनका लर्निंग लेवल क्या है। और कई बार वो इस चीज़ को बता चुका है, कई सालों से चीज़ आ रही है कि एक 5वीं का जो बच्चा है वो तीसरे क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, सवाल साल नहीं कर सकता। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बजट में पैसा नहीं मिला, इतना कम मिला, इतना ज़्यादा मिला, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी बजट से मिल रही कि नहीं मिल रही है, क्या वो बजट में पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया है। तो अगर ये लोग अपना काम ही नहीं करेंगे, बच्चों को तैयार ही नहीं करेंगे अच्छी तरह से, तो बच्चे जॉब कहाँ से पाएंगे। तो केवल पैसा दे देना बजट में काफ़ी नहीं होता है, उस पैसे का उपयोग कैसे आप कर रहे हो, जो लोग उस पैसे से सैलरी पा रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी जिले में 100 प्राइमरी स्कूल हैं और उनके बच्चों का लेवल पढ़ने का, सीखने का काफ़ी कम है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर जिम्मेदार नहीं है? वो किस बात की तनख्वाह पा रहा है? क्या वो इंश्योर नहीं कर सकता कि जो टीचर लर्निंग एबिलिटी ना पैदा कर सकें, कुछ इवैल्यूएशन होना चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए
बहुत लोग घर बैठे हुए हैं, अगर जिनको नहीं पढ़ाना हो घर जाए, क्या जरूरत है रहने की नौकरी में उनको। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग जब ठीक से काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर हमको इस डिस्पैरिटी को थोड़ा कम करना है, मैं नहीं कहता कि दूर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हमको जो 90% लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एम्पावर करना पड़ेगा। उनकी पर्सनालिटी में वो गुण भरने पड़ेंगे कि वो कामयाब हों, नई चीज़ें सीखने की उनके अंदर आदत पड़े और वो नया काम करने के लिए हमेशा तैयार हों। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी इनकम नहीं बढ़ सकती। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको नौकरी मिल जाए तभी वो कमा पाएँ, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं तो भी वो कमा सकते हैं, और नौकरी करेंगे तो भी कमा सकते हैं। उनके पास तमाम विकल्प उपलब्ध होते हैं अगर वो सक्षम हो। वो कुछ नहीं करेंगे, एक स्कूटर रिपेयर शॉप खोल लेंगे बैठ करके और सीख करके उसमें नौकरी कमा लेंगे पैसा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इन लोगों को सक्षम बनाना है। अब इस बजट में क्या है ये देखा जाए। इस बजट में कुछ कौशल विकास केंद्र खोलने की बात की गई है कि वहाँ लोगों के कौशल को बढ़ाया जाएगा। एआई सेंटर्स कुछ बनाए जाएंगे जिसमें 3D प्रिंटिंग और एआई और चीज़ों पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तैयारी इस बात की है कि जो बाहर से कंपनी आएंगी और यहाँ अपना प्लांट बैठाएंगी, उनको सूटेबल वर्कर मिल सकें, उनके लिए मैन पावर मिल सके, ताकि वो अपना काम यहाँ पे कर सकें, यहाँ के लिए अट्रैक्ट हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिए तो हमारे देश में 12 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं, 1.5 लाख करीब सेकेंडरी स्कूल हैं और करीब 1,30,000 से ज़्यादा ही हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, करीब 5,000 पॉलिटेक्निक हैं, 3,500 के करीब आपके ITI हैं। तो ये पूरा नेटवर्क उपलब्ध है। अगर इसका हम चाहें तो इस्तेमाल करके लोगों को कैपेबल बना सकते हैं और लोग अपनी क्षमता के अनुसार इनकम कर सकते हैं और अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन में जो पैसा देने की बात है, कितना फंड है, तो ये कहा गया कि 6% कम से कम होना चाहिए बजट का उसके अंदर, लेकिन आज जो दिया गया है वो काफ़ी कम है उसके हिसाब से। तो मेरा ये कहना है कि लोग कहते हैं कि पैसा कम है, कहाँ से दिया जाए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए। सवाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने जो पैसा दिया है, उस प्रोजेक्ट को टाइम से एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए, कम से कम पैसे में एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए। वो कैपेबिलिटी कौन बनाएगा? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएगा। इसलिए एजुकेशन क्षेत्र में पैसे देने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम उसकी वजह से इसमें कोई समस्या ना आए और जो उनका आउटकम है वो बेहतर हो। जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो आउटपुट है वो बेहतर होना चाहिए, क्वालिटी मैन पावर निकलना चाहिए, सही वैल्यू के साथ लोगों को निकलना चाहिए। अब वो कहते हैं पैसा नहीं है। सवाल यह है कि इस बजट में सुपर रिच का जो सरचार्ज था उसको भी कम किया गया है। मैं तो कहता हूं कि जो वेल्दी लोग हैं उस पर कुछ मत करिए, 1% आप वेल्थ टैक्स लगा दो, 2% लगा दो, इतना पैसा आ जाएगा कि आप आराम से फंडिंग कर सकते हो एजुकेशन की और हेल्थ दोनों की। आप बताइए कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमिक सिस्टम हो जाएगा, सबसे बड़ी इकानमी हो जाएगी, विकास तेजी से होगा, लेकिन अगर एक गरीब आदमी बीमार पड़ जाए, उसको कैंसर हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, तो क्या उसको मर जाना चाहिए इलाज के अभाव में? क्या ये आदर्श स्थिति है? तो मेरा ये कहना है कि हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारे देश में 141 करोड़ लोग हैं, उसमें कोई भी बिना इलाज के नहीं मरेगा, चाहे उसके पास पैसा हो या पैसा ना हो, और उसको सही शिक्षा हम देंगे। इन दोनों क्षेत्रों में पैसा देने की जरूरत है, जो दिया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, लोगों को लाइफ स्टाइल सही अपनाने के लिए आप मोटिवेट करिए, एजुकेट करिए, ताकि वो बीमार ही कम पड़े, उससे भी बचत होगी आपकी। तो मेरा ये कहना है कि इस बजट में जो दिया गया है वो बेरोजगारी, गरीबी और विषमता के लिए काफ़ी नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बजट होता है उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो ग्रोथ को बढ़ाना और दूसरा जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो इस बजट का कमज़ोर है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर 90% जनता गरीब है तो 90% वोट भी उन्हीं लोगों का है, तो उनको भी वोट उन्हीं को देना चाहिए जो उनके लिए काम कर रहे हों।
ये आपका अपना निर्णय है कि आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे, किस आधार पर वोट देते हैं आप। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको वही सरकार मिलेगी जिसके आप काबिल हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। और फिर सरकार को दोष आप नहीं दे सकते कि सरकार काम नहीं कर रही है, दोषी आप भी हैं। आप अगर सही से अपना वोट नहीं करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से आपको सरकार भी वैसी ही मिलेगी और वो काम भी वैसे ही करेगी जो आपके हित का नहीं होगा। इसलिए आपको ये चाहिए कि ये सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें, सोच समझ के अपने पर्सनालिटी को डेवलप करते रहिए, अपने को कैपेबल बनाइए। पैसे के बल पर नौकरी मत खोजिए, नकल करके पास मत होइए। अगर ये सब काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारा लिमिटेड स्कोप आपके डिस्कशन का मैंने रखा हुआ है, बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक विषमता, इन तीनों को टैकल किया जा सकता है अगर हेल्थ और एजुकेशन में पर्याप्त बजट दिया जाए। भले इसके लिए कुछ बजट और जगह का काटना पड़े हमको, या टैक्स रिजीम को थोड़ा चेंज करना पड़े। सवाल यह है कि इस बजट में 32% तो हम लोन ले रहे हैं, तब ये बजट बनाए हुए हैं, और इसका नतीजा कि 20% हम इंटरेस्ट दे रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड में। आफ्टर ऑल, कर्ज लेकर के घी पीने की आदत तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप पैसा लिए हो लोन का तो लौटाना ही है, सर्विस भी करना है, और वो तब तक आप सर्विस नहीं कर सकते जब तक आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ ना हो, लोग कैपेबल ना बने, लोग अर्न ना करें, और अर्न करके सरकार को टैक्स न दें। तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे अगर निकलना है तो बजट को बैलेंस तरीके से बनाना पड़ेगा। एक तरफा बजट नहीं बनाया जा सकता कि 10% के लिए बजट बन जाए, 90% के लोगों के लिए कह दिया जाए कि उनका फायदा होगा, कुछ ना कुछ होगा, भविष्य में होगा। कब होगा? मैं भी कंसल्टेंट रहा हूं, कोई लोन लेने आता था तो कम से कम हम 15-20 साल का बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाते थे, अब बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे इनकम होगी, ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर होगा, प्रॉफिट ऐसे होगा, और लोन ऐसे ऐसे लौटाएंगे, उसका इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल। तो आप भी बता दो कि अगर आप बजट बना रहे हो तो ये बजट, अगर इस तरह का बजट 10 साल लगातार आए तो देश की स्थिति क्या होगी? क्या प्रोजेक्शन है आपका? एम्प्लॉयमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स भी एक कही जाती है, एक ट्रेडिशनल और एक वो ये मानती है कि हर आदमी के लिए काम का होना जरूरी है उसके पास, क्योंकि काम का की जो भूमिका है 3 तरह की होती है। पहली बात, उसकी अपनी क्षमता बढ़ती है, काम करने से सीखता है, क्रिएटिव होता है। दूसरी चीज, उसका ईगो कम होता है, क्योंकि दूसरों के साथ काम करना पड़ता है, उनसे हेल्प देनी पड़ती है, तो उसकी ईगो भी कम होती है, लेवल होती है। और तीसरी बात, वो कोई गुड्स या सर्विस पैदा करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आदमी के पास काम होना बहुत जरूरी है, जिसको वो लाइक करता हो, ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास भी हो सके काम के साथ साथ। और दूसरी बात यह है कि कंजम्पशन इकोनॉमी में जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे, ये कहा जाता है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उतना अच्छा है। लेकिन बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आप बेसिक नीड तो पूरा करिए, उसके बाद बाकी जो नीड्स हैं उनको कम से कम रखिए, ताकि सब लोग एक लेवल पे रहें, एक उनकी हैप्पीनेस जो है बनी रहे। भूटान जैसे है, वो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करता है, न कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट करता है। तो वहाँ पे उनका जोर यह है कि लोग खुश रहें। यहाँ पे जोर है कितना प्रोड्यूस करो, भले ना खुश रहो। तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति है, जो इकोनॉमिक्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जो लोगों की स्थिति है, जो बेरोजगारी की स्थिति है, वो क्या है। और जो बजट आना चाहिए, उस बजट में इस तरह के प्रोविजन, इस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए जो इस स्थिति को बेहतर बनाए। तो मेरी समझ से मैं ये समराइज करना चाहूँगा कि इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य में ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए था, और सभी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, लोगों में सही वैल्यू देने के लिए। अगर ऐसा किया गया तो ये तीनों समस्याओं का समाधान कुछ हद तक हो सकता है। दोस्तों, मैं मेरी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे पुराने वीडियो भी आप देख सकें और नए वीडियो जो आए वो भी आपको मिल जाएं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना लंबा हमारा जो ये विचार है उसको सुना, और मेरे को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।